To the Abhyas Academy of Science. In previous videos we have discussed about the electrochemistry, and in first video we have discussed about introduction of electrochemistry, ki why there is a need of and what is the application of electrochemistry in our daily life. After that we have discussed about the terms involved in electrochemistry, और उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि effect of dilution on equivalent conductance and molar conductance, and after that we have discussed about Arrhenius theory of ionization. Now we have to move towards the topic related to the Arrhenius theory of ionization, and that is Ostwald's dilution law. So Ostwald dilution law आया कहाँ से और इसका एप्लीकेशन क्या है वो मुझे पढ़ना है. सो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा अरेनियस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस को माइंड में लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिपेंड्स ऑन द अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, एंड अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन व्हेन any electrolyte is dissolved in a solvent like water, so अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर जैसे सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व कर देते हो तो ऐसे केसेस में आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर बनाता है कटायंस और डिसोसिएट होकर बनाता है निगेटिवली चार्ज्ड अनायंस. उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर देखते हो तो इलेक्ट्रोलाइट ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होने वाला है नहीं. इट विल नॉट अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. सो देयरफॉर देयर शुड बी सम इक्विलिब्रियम. सर वहां पर कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम रहना चाहिए. किन के बीच में? तो ऐसे मॉलिक्यूल जो टूटे ही नहीं, डिसोसिएट ही नहीं हुए, मतलब देयर शुड बी सम equilibrium between undissociated molecules and ions present in the solution. और इसी इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मुझे बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप कोई इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब भी हम लोगों ने अरेनियस थ्योरी में पढ़े थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन व्हेन प्लेस्ड इन अ सॉल्वेंट. अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट को आप सॉल्वेंट में रखते हो तो सर कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में वो डिसोसिएट होता है, मतलब दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड. टोटल में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड एंड डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स टेकन, कि टोटल मॉलिक्यूल आपने कितने लिए थे और टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर आयंस बनाते हैं, उनका रेशियो, मतलब ही आप लोगों ने कहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का कहना क्या था? जैसे कि आप लोग अरेनियस थ्योरी के अजम्पशंस के तरफ चलते हो तो अरेनियस थ्योरी का कहना ऐसा था कि कंडक्टेंस ये कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर. सो जैसे जैसे आयंस की संख्या बढ़ते जाएगी आपके सॉल्यूशन में, वैसे वैसे आपके सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी बढ़ेगा. कंडक्टेंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी. सो कंडक्टेंस भी बढ़ता जाएगा एज मोर नंबर ऑफ आयंस विल बी देयर. और उसके बाद में डाइल्यूशन के बारे में भी बात किए थे अरेनियस ने कि यदि आप कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का अगर डाइल्यूशन करते हो, सो ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस. लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होने वाला नहीं है. मतलब देयर विल बी सम इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एंड dissociated or formed ions, and on the basis of these equilibrium formed, Ostwald apply the law of equilibrium to these equilibrium condition and try to calculate the degree of dissociation of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश किया. तो ये कुछ अजम्पशंस हम लोगों ने अरेनियस थ्योरी के बेसिस पर पढ़े, और इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप होती है, उस इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किए ओस्टवाल्ड ने, और उसी की मदद से उनने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका बताया.
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमको बताता है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूट करोगे मतलब उसमें और सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हो, सॉल्वेंट ऐड करते जाते हो, सो ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस अंडरगोइंग डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन इंक्रीजेस एंड दस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी के हिसाब से कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। सो ये डाइल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने हमको बताया। ओस्टवाल्ड नाम का साइंटिस्ट हमें इस लॉ में दो चीजें बताएगा। पहला तो सर जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का कॉन्सेंट्रेशन के साथ में क्या रिलेशन रहता है। और दूसरी चीज हमको बताएंगे कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं हम लोग तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सो एक चीज तो आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे आप लोग सॉल्वेंट ऐड करोगे मतलब यू आर इंक्रीजिंग और यू आर कैरिंग आउट द डाइल्यूशन, और जैसे जैसे डाइल्यूट बनाते जाओगे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो ये दो चीजें हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो ये जितने भी अजम्पशन यहां पर मैंने लिखे हैं इन अजम्पशन को थोड़ा सा आप लोगों को माइंड में रखना है और सामने चलना है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के तरफ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली proportional to the square root of dilution and inversely proportional to the square root of the concentration। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to the square root of dilution and inversely proportional to the square root of concentration। now सर इसको हम लोग डिराइव कैसे क्या करेंगे और उसका एप्लीकेशंस क्या होता है तो वो भी हम लोग चेक करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। सो देखो यहां पर अभी हम लोग सो फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर अ बाइनरी consider 1 mole of binary electrolyte। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब जहां पर कटायंस और अनायंस की वैलेंसी रहेगी 1। सो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट एंड हियर AB। सो मैंने 1 मोल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट AB कंसिडर किया और जब हम लोग इसको सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, सॉल्वेंट इसमें ऐड करेंगे सो देयर विल बी द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो पहले आपके पास में था इलेक्ट्रोलाइट AB और जब आपने उसमें सॉल्वेंट ऐड किए तो सॉल्वेंट ऐड करने के बाद सर अब ये बन गया है A+ और B-। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज कटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज अनायंस। नाउ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था सर। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोलाइट का हमने 1 मोल लिए थे और जब आपने कोई सॉल्वेंट ऐड किए ही नहीं थे तो ऐसे केसेस में सर यहां नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आर 0। सर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात, लेकिन जब हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन चेक किए एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन चेक किए सो हियर अल्फा मोल्स ऑफ कटायंस आर फॉर्म्ड, अल्फा मोल्स ऑफ अनायंस आर फॉर्म्ड एंड हियर इट बिकम्स 1 - अल्फा। मतलब एक में से अगर अल्फा तैयार हो रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल रिमेन्स 1 - अल्फा। सो दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, बट दिस इज फॉर 1 मोल। सो फॉर C मोल्स, यदि आप C मोल्स लेते इलेक्ट्रोलाइट के सो दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम C into 1 - अल्फा, C into अल्फा, C into अल्फा। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डेरिवेशन। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है सो हियर वी अप्लाई लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाई लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जब अप्लाई करेंगे
सो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट कहूंगा। और दोस्तों ध्यान रखना, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कोई इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये बिल्कुल सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप चाहे उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल रखो, 2 मोलर रखो, 3 मोलर रखो, सो वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन, सो रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो K इक्वल्स टू, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट साइड में है A+, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ into concentration of B minus divided by concentration of reactant side AB. So for C moles, now what it will becomes, so C into alpha concentration of A plus into C into alpha concentration of anion divided by concentration of AB is C into 1 minus alpha. Remember that here alpha क्या है, तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो देयरफॉर K इक्वल्स टू C इंटू अल्फा, 1C एंड 1C विल गेट कैंसल्ड, सो अल्फा इंटू C इंटू अल्फा मतलब C इंटू अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। बट रिमेंबर दैट फॉर एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप लोग लो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, for weak electrolyte at low concentration, so this value of alpha is neglected, is very small, so is very small, so इतनी small है कि मुझे 1 माइनस अल्फा के जगह पर अल्फा आप लोग लिख सकते हो। सो 1 माइनस अल्फा के जगह पर आप लिख सकते हो 1। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स K इक्वल्स टू C इंटू अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1। सर वी आर इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा स्क्वेयर। सो सर अल्फा स्क्वेयर को एक साइड में लेकर आ जाओ, सो यहां पर क्या बचेगा, अभी अल्फा स्क्वेयर एक साइड में रहने देना है, तो ये आ जाएगा K upon C, but we are not interested in alpha square, we are interested in alpha. So taking square root लोगे तो बचेगा ये alpha equals to under root of K upon C. So दोनों टर्म आ जाएगी अंडर रूट में। So therefore अगर यही इक्वेशन को मैं और सामने अगर लिखता हूं, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को के फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूं, so therefore अल्फा degree of dissociation is directly proportional to the square root of concentration, because आप यही टर्म को कैसे लिख सकते थे, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K अपॉन अंडर रूट ऑफ C, और जब आप x इज प्रोपोर्शनल टू y, सो x इक्वल्स टू ky अगर लिख सकते हो तो इक्वल्स टू कांस्टेंट के जगह पर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन भी रख सकते हो, इक्वल्स टू कांस्टेंट के जगह पर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन भी रख सकते हो। सो दिस इज द वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली ये डाइल्यूशन को क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड दस ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये रहा सर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म में मैं दूसरे फॉर्म में अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिख सकता हूं लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा इंफिनिटी। सो लैम्बडा C इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, and lambda infinity is the equivalent conductance of that electrolytic solution at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है सर हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और एक कॉन्सेंट्रेशन पर उसका हम लोग कंडक्टेंस गिनेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट विल बी लैम्बडा C। फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया और पानी डाल दिया और पानी डाल दिया, सर इतना पानी डाला कि अब आपके इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल और अभी डिसोसिएट होने से रहे, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब कोई नए आयंस जनरेट होने वाले नहीं हैं। सो दैट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डाइल्यूशन, एंड एट दैट
infinite dilution, whatever the equivalent conductance shown by the solution, that is called as lambda infinity. So सर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की मदद से मुझे दो चीजें पता चल गई है। एक तो मुझे पता चला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन क्यू है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा इंफिनिटी। तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो गया। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में अगर बात करते हैं तो मुझे सर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी देखना पड़ेगा कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की ये है कि अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिमेन सेम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही सिर्फ कांस्टेंट रहती है, चाहे आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी लो। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सर ये के की वैल्यू आपको चेंज होते हुए दिखाई देती है यदि आप कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करोगे। इसका मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट और ओनली applicable for only weak electrolyte, but in case of strong electrolyte it is not applicable. आफ्टर दैट ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात चल रही थी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हो रही थी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ये डाइल्यूशन के हिसाब से चेंज नहीं होती, एंड दैट विल बी द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सो पहली लिमिटेशन क्या थी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का कहना था कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कोई वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए ये कांस्टेंट रहती है, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखो, 2 मोलर रखो, 3 मोलर रखो, 4 मोलर रखो। बट जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में इसको चेक किए तो ऐसे केसेस में मुझे सर के की वैल्यू चेंज होते हुए दिखाई दी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन। ये एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ऐसी कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये डाइल्यूशन करने से बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा कि पहले आपने टोटल मॉलिक्यूल लिए थे 100 और आपने कुछ सॉल्वेंट ऐड किए, तो मान के चलो 100 में से सिर्फ 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए। सो 40 डिवाइडेड बाय 100 ये रहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मैंने और थोड़ा सा पानी डाल दिया सर, अब 14 या प्लस 5 मतलब टोटल 45 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 45 डिवाइडेड बाय 100। सर फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब सर 60 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 60 डिवाइडेड बाय 100, मतलब न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। किसकी केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस में। सर वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो कहना था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन, वो अप्लीकेबल था सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ये चेंज नहीं होती। तीसरी लिमिटेशन की अगर बात करता हूं तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो सिर्फ अप्लीकेबल है बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि यहां पर प्रेजेंट रहने वाले कंस्टिट्यूएंट आयंस की वैलेंसी सिर्फ +1 ही रहेगी। सो +1 वैलेंसी रहने वाले आयन से बना हुआ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, उसी के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लीकेबल है। मतलब के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि वो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट रहता है लाइक AB। लेकिन यदि आप कैल्शियम सल्फेट लेते हो तो SO4 के ऊपर 2- चार्ज, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज, तो ये डाइवैलेंट जो आयंस रहने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो एग्जाम में कभी कभी आप लोगों को 1 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है कि व्हाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन सेम at any concentration for weak electrolyte, but for strong electrolyte it is found to be different at a different concentration. Second term ऐसी कि according to the Ostwald dilution law degree of dissociation increases, and since degree of dissociation increases after dilution, so definitely conductance also increases.
But in case of strong electrolyte, degree of dissociation never changes. So degree of dissociation change नहीं होता. उसके बाद में उन लोगों ने बताया कि ये जो Ostwald dilution law is applicable for only binary electrolyte, but it is not applicable for such type of electrolyte where ions possess +2 or ± charge. So these are the limitations of Ostwald dilution law. So Ostwald dilution law ये weak electrolyte तक ही काफी सीमित था. ये Ostwald dilution law के बारे में पढ़े. अब हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने पढ़े Arrhenius theory of ionization. हम लोगों ने पढ़े Arrhenius theory of ionization के ऊपर जो बेस्ट है Ostwald dilution law, जो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, जो मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, उस Ostwald dilution law का मैंने लिमिटेशंस भी बताया. अब मुझे चलना है कि पूरी की पूरी Arrhenius theory of ionization की लिमिटेशंस क्या है. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ Arrhenius theory of ionization. आपको एग्जाम में रह सकता है कि give the assumptions or postulates of Arrhenius theory of ionization and give their limitations also. ऐसे भी रह सकता है, या फिर discuss the Ostwald dilution law and give the limitations of Arrhenius theory of ionization. ऐसे भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है फॉर 5 मार्क. सो Arrhenius theory of ionization की लिमिटेशंस क्या है. सबसे पहली लिमिटेशंस तो Arrhenius का कहना ऐसा था कि जब हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे, तब जाकर ही वो इलेक्ट्रोलाइट टूटकर बनाता है कटायंस और अनायंस. मतलब आयंस तभी एग्जिस्ट करते हैं जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता सर. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से मैंने NaCl और KCl ऐसे कंपाउंड देखे कि वो कंपाउंड फॉर्म में ही आयोनिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. मतलब आयंस आर बेसिकली प्रेजेंट इन दीज मॉलिक्यूल्स. सो पहला जो लिमिटेशंस था कि अकॉर्डिंग टू द Arrhenius, आयंस आर फॉर्म only when the electrolyte is dissolved in a particular solvent. But according to the electron diffraction method, there are certain molecules which are basically in ions form in their molecular structure. So for example NaCl and KCl, and that is the first limitation. Second limitation की तरफ अगर चलता हूँ तो according to the Arrhenius theory, when an electrolyte is dissolved in a particular solvent, ions will form, and when you apply the potential difference, these ions will carry electricity, and this is responsible for the conductance property of that electrolyte. So जब ions कब माइग्रेट हुए, मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट आपका कब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, जब आप लोग उसको कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो. सो एन इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. बट there are certain substances there is no need of addition of solvent. In these compounds in their molten state they can conduct electricity. For example NaCl का आप aqueous NaCl लोगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है Arrhenius theory के हिसाब से. लेकिन आपका NaCl अगर मेल्ट भी करते हो तो मोल्टन स्टेट में भी आपका NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और मोल्टन स्टेट में भी कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता होगा, ये चीज Arrhenius ने नहीं बताया. एंड दैट वाज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ Arrhenius theory of ionization. Now we have to move towards third limitation of Arrhenius theory of ionization. And according to the Arrhenius theory, conductance of any solution is directly proportional to the number of ions. So as you add a solvent into the solution, so definitely the number of ions form also increases, और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे सो डेफिनेटली नाउ मोर नंबर ऑफ आयंस विल कैरी आउट द वर्क ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस, एंड दैट्स व्हाई कंडक्टेंस is directly proportional to the dilution, and this is applicable for weak electrolyte. और अभी
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात कर दिए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात किया था कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटता जाएगा, आयंस बनाता जाएगा, और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ही ज्यादा आपका सॉल्यूशन कंडक्टेंस भी करेगा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन, एंड सिंस कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस, सो ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो ये कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात करते हैं, सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ये कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर 1 ही रहती है। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर यदि 1 रहती है, इसका मतलब आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लिए तो 100 में से 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स अगर डिसोसिएट हो गए तो सर पूरे के पूरे आयंस बन के तैयार है आपके सॉल्यूशन में। अभी आप कितना भी पानी डालोगे तो 101वां मॉलिक्यूल तो डिसोसिएट होने से रहा, नए आयंस तैयार होने से रहे। मतलब फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेवर चेंजेस even after dilution, number of ions never changes even after dilution. So according to the Arrhenius theory, conductance should be constant, conductance should not increases, कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये पहले से ही कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन, और अब कितना भी पानी डालो, कितना भी डाइल्यूशन करो, कोई नया आयन जनरेट होने से रहे, और जब नया आयन जनरेट होंगे ही नहीं तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी नहीं, ऐसा कहना था अरेनियस थ्योरी का। लेकिन मुझे ये दिखा कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्सो डाइल्यूशन जैसे जैसे आप लोग बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। सो कंडक्टेंस की वैल्यू क्यों बढ़ती होगी डाइल्यूशन करने के बाद में? सर इस सवाल का जवाब नहीं था अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के पास। सो अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन was unable to explain why conductance increases on dilution of strong electrolyte even after degree of dissociation remains same. So that was not explained by Arrhenius theory of ionization. Fourth limitation कि Ostwald dilution law, the Ostwald dilution law which was explained for weak electrolyte was not applicable for strong electrolyte. सर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल नहीं था। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल नहीं। और उसके बाद में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपने कहे थे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लो, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को जब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे समान रहते नजर नहीं आई। मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो कुछ भी आप लोगों ने कंडक्टेंस कैलकुलेट किए हो या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किए हो, सो फिफ्थ लिमिटेशन में हम लोग कहेंगे कि जो कुछ भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप लोग कंडक्टेंस कैलकुलेट करने जाते हो, सो कंडक्टेंस, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब कैलकुलेट करने जाओगे, सो लैम्बडा सी बाय लैम्बडा इंफिनिटी, सर दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and this is the practical value for degree of dissociation, so under root of k upon c, ये प्रैक्टिकल वैल्यू हो गई। और जब अब होना क्या चाहिए कि सर ये थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों ये कैसे रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ये मेथड से अगर लैम्बडा अल्फा कैलकुलेट करोगे या ये मेथड से अगर अल्फा कैलकुलेट करोगे तो दोनों की वैल्यू आपको समान दिखती थी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाज नॉट फाउंड टू बी सेम। मतलब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से जब आप कंडक्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो और प्रैक्टिकली जब आप कंडक्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो दोनों की वैल्यू ये समान नहीं आ रही है। इसका मतलब सर ये सब
खामियां हुई हमारे अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में। तो हमने अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन से रिलेटेड एक 5 मार्क का टॉपिक कवर किए, जहां पर अजम्पशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, उसी के ऊपर बेस्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की एप्लीकेशन, उसकी लिमिटेशंस क्या है, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अब ये कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया आपका अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब स्पेशली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये चेंज नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ आयंस कोई नए तैयार नहीं होते, फिर भी ये कंडक्टेंस कैसे क्या बढ़ता है, ये अरेनियस थ्योरी के समझ से दूर था। और उसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्सप्लेनेशन देने के लिए नई थ्योरी आई, डेबाय, हकेल एंड ओनसागर थ्योरी। सो ये 3 साइंटिस्ट थे, ये 3 साइंटिस्ट ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी किया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। सो अरेनियस थ्योरी का कहना क्या था? सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि सर ये डेबी हकेल ओनसागर थ्योरी की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, व्हाट इज अ नीड ऑफ दिस डेबी हकेल एंड ओनसागर थ्योरी। सो सबसे पहले नीड की अगर बात करता हूं तो ये थ्योरी जो है मुझे बताएगी कंडक्टेंस का रिलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। सो इट विल एक्सप्लेन द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। सो दिस थ्योरी विल एक्सप्लेन द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन के बाद में हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्यों बढ़ता होगा, कैसे बढ़ता होगा। सर वो चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए डेबी हकेल एंड ओनसागर थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी ज़रूरत ये है कि सर दूसरी चीज़ ये कि कंडक्टेंस कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस से। ये अरेनियस थ्योरी का कहना था। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में अगर बात करते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ठीक है ना सर, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले क्या हुआ, आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, 100 में से 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, मान के चलो कि 80 आयंस तैयार हुए। फिर थोड़ा सा पानी डाले तो सर अभी 100 में से 50 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए, सर 100 आयंस जनरेट हुए। फिर थोड़ा सा पानी डाले तो 100 में 60 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, 120 आयंस जनरेट हुए। सर जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करते जा रहा हूँ वैसे वैसे नए नए मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते जा रहे हैं, नए नए मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते जा रहे हैं, मतलब नए आयंस बन रहे हैं। और नए आयंस यदि बन रहे हैं, सो सिंस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस आफ्टर डाइल्यूशन, सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है। और सिंस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस आफ्टर डाइल्यूशन, सो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी कंडक्टेंस भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो ये चीज तो ठीक थी। लेकिन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में सर पहले ही आपने 100 में से 100 मॉलिक्यूल पहले ही डिसोसिएट हुए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइट विच अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो सर पहले ही 100 में से 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, मतलब 200 आयंस A+B- तैयार हुए, 200 आयन। अब आप पानी अगर डालोगे भी तो 100 में से 105 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर 210 आयंस तो बनने से रहे, क्योंकि सर सिस्टम में तो सभी मॉलिक्यूल्स है, मतलब कोई भी आयंस नए तैयार नहीं होने वाले हैं, आयंस रिमेन्स सेम। सो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी, जब डाइल्यूशन करने के बाद आयंस की संख्या बढ़ने ही वाली नहीं है तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़नी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस शुड बी सेम।
लेकिन सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या, जब हम लोगों ने कंडक्टेंस प्रैक्टिकली जब चेक किए तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप कम करते जा रहे हो सर, उसका कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब सर कंडक्टेंस की वैल्यू अरेनियस थ्योरी के हिसाब से बताए गए सिर्फ नंबर ऑफ आयंस के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहती, कोई तो भी दूसरा फैक्टर भी होगा जो तय करता है कंडक्टेंस की वैल्यू। और दूसरा फैक्टर जो होता है दोस्तों वो होता है कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन। रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस मतलब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो कैटायन जाते हैं कैथोड के तरफ, अनायन जाते हैं एनोड के तरफ, तो ये कितनी स्पीड से जाते हैं, सिर्फ आयंस की संख्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये कटायंस और अनायंस कैथोड और एनोड के तरफ कितनी स्पीड से माइग्रेट करते हैं, सो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस का वैल्यू। तो ये नई टर्म एक्सप्लेन किए डेबी हकेल और ओनसेगर इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर। तो सर ये कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ माइग्रेशन, ये नई टर्म को एक्सप्लेन किए हैं। अब हम लोग चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेबी हकेल एंड ओनसेगर थ्योरी कि स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ठीक है सर कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीजेस एंड कंडक्टेंस विल इंक्रीजेस, बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नो न्यू आयंस आर फॉर्म, सो कंडक्टेंस शुड रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी, बट कंडक्टेंस इंक्रीजेस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इवन आफ्टर डाइल्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज अ न्यू फैक्टर which is responsible for the conductance, and that new factor is rate of migration of ion. On applying the potential difference with which speed cation migrate towards cathode and anion migrate towards anode, that is also responsible for the conductance। और सर ये जो कंडक्टेंस बढ़ने की जो वजह है रेट ऑफ माइग्रेशन के बेसिस पर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस की वैल्यू क्यों बढ़ती है डाइल्यूशन के बाद जबकि कोई नए आयंस तैयार नहीं होते, सो दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द डेबी हकेल एंड ओनसेगर थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो phenomenon, and these two phenomenon are first is asymmetric effect and second is electrophoretic effect. So first effect, so here Debye Hückel and Onsager explain the increase in the conductance of strong electrolyte on dilution, why there is an increase in conductance of strong electrolyte on dilution, and that was explained by Debye Hückel and Onsager on the basis of टू इफेक्ट, एंड दैट इज फर्स्ट इज असिमेट्रिक इफेक्ट और उसी को कहा गया रिलैक्सेशन इफेक्ट, उसी को रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहा गया। और सेकेंड जो इफेक्ट होता है दोस्तों उस सेकेंड इफेक्ट को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है और ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि डाइल्यूशन बढ़ाने के बाद ऐसा क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस भी बढ़ते जाता है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे असिमेट्रिक इफेक्ट। सो आप लोगों को पता है कि जब कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट को आप पानी में डालोगे मतलब डिसॉल्यूशन करोगे तो डिसॉल्यूशन के बाद में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट कर क्या बन जाएगा A+ और B-। सो जब A+ और B- बनेगा तो डेफिनेटली सर यहाँ पर ये आपका सिस्टम है और सिस्टम में यहाँ पर आप लोगों ने कैथोड रखे और यहाँ पर आप लोगों ने एक एनोड रखे। अभी आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए, छोड़ो, यहाँ कैथोड और एनोड में अभी ड्रॉ नहीं करता। सो सर यहाँ पर होता क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कटायन जो होता है दैट इज सराउंडेड बाय निगेटिवली चार्ज्ड अनायन। सो निगेटिवली चार्ज अनायन से घिरा होता है पॉजिटिवली चार्ज कटायन, एंड इन द सेम वे निगेटिवली चार्ज अनायन इज सराउंडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज कटायन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, and that's why these anion will attract this cation, these anion will attract cation, these anion, all the anions are going to attract these cations from all the side, and resulting force acting on that cation
आप अनायन के जगह पर अनायन के जगह पर कटायन और कटायन के जगह पर अनायन भी लिख सकते थे, मैंने एक एग्जांपल लिया। सो ये जो एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है सर कि कटायन के अराउंड में अनायन जमा हो रहे हैं सभी दिशा से सेम, और वैसे ही अनायन के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं कटायंस। सो देयर इज अ सिमेट्रिक फील्ड अराउंड कटायन और अराउंड अनायन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, and this environment is called as symmetrical environment. This is called as a symmetrical environment. So net force acting on this cation is 0, net force acting on this anion is 0, and this is symmetrical effect or symmetrical environment. Now when you apply the potential difference, जब potential difference अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वहां पर एक कैथोड आया और एक एनोड आया। सो अब क्या होगा सर, जैसे ही कैथोड और एनोड यहां पर आप लोगों ने रखे, अब मैं कंप्लीट डायग्राम नहीं ड्रॉ करता, ये कैथोड लिया आप लोगों ने जो निगेटिव चार्ज वाला है, ये एनोड लिया आप लोगों ने जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, और अब क्या होगा, अब आपका कैथोड की तरफ कौन भागना शुरू करेंगे, कैथोड की तरफ भागना शुरू करेंगे पॉजिटिवली चार्ज कटायंस। सो अब क्या करता है, ये पॉजिटिवली चार्ज कटायन ये भागने की कोशिश करता है। अब मैं इसको अगर मिटा देता हूं तो पॉजिटिवली चार्ज कटायन कहां भागने की कोशिश करेगा, कैथोड के तरफ। सो कैथोड के तरफ जब भागता है तो उसके पीछे में रहेंगे निगेटिवली चार्ज अनायंस। सो अभी यहां पर जो आपके कटायन की स्पीड है कैथोड के तरफ भागने की, सो अभी क्या हुआ, अब तक कटायंस के चारों दिशा से समान अनायंस थे, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो अभी कटायंस के चारों दिशा में समान अनायंस नहीं है, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कटायन इज नॉट जीरो। मतलब ये जो एनवायरनमेंट तैयार हुआ है सर, ये कौन सा एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, असिमेट्रिक एनवायरनमेंट तैयार हुआ है। और जब ये सिमेट्रिक एनवायरनमेंट टूटता है और असिमेट्रिक एनवायरनमेंट बनता है तो इसके बीच का जो छोटा सा टाइम लैग होता है उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ कटायन और रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ अनायन। सो ये रिलैक्सेशन पीरियड जो होता है कटायन या अनायन का, कब, जब द टाइम इंटरवल बिटवीन द कोलैप्स ऑफ सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ असिमेट्रिक एनवायरनमेंट, सो दैट स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन पीरियड फॉर कटायन, एंड दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो अभी होगा क्या सर, अब कटायंस के लेफ्ट हैंड साइड में आपको अनायंस दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड से उसको खींचने वाला कोई नहीं, राइट हैंड साइड से उसको कौन खींच रहा है, कैथोड खींच रहा है। सर कटायन राइट हैंड साइड की तरफ कैथोड की तरफ भागना चाहता है, लेकिन बैक साइड से अनायंस उसको अपने तरफ खींच रहे हैं सर। तो ये जो असिमेट्रिक एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, सिर्फ बैक साइड से ही अनायन जो जमा हुए हैं, जो कटायन को कैथोड के तरफ जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये कटायन कैथोड के तरफ जाने से जो मतलब जाने की जो स्पीड उसकी कम हुई है, सो हियर द स्पीड ऑफ कटायन डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस, क्योंकि सर बैक साइड से खींचने वाले अनायंस आपको ज्यादा दिख रहे असिमेट्रिक एनवायरनमेंट तैयार होने की वजह से। सो स्पीड ऑफ कटायन डिक्रीजेस हियर, और कटायन की स्पीड अगर डिक्रीज होती है तो हम कहेंगे कंडक्टिविटी अल्सो डिक्रीजेस। तो ये तो तब की बात है जब आपने डाइल्यूशन नहीं किए। शुरुआत में इलेक्ट्रोलाइट लिए सर, सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट रहता है आपके सिस्टम में, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कटायन कैथोड के तरफ भागने की कोशिश करेगा, अनायन एनोड के तरफ भागने की कोशिश करेगा। सो व्हेन दिस कटायन अप्रोचेस टुवर्ड्स कैथोड, सो डेफिनेटली देयर विल बी नो अनायंस बिसाइड दैट कटायन, सो ऑल द अनायंस विल बी फ्रॉम बैक साइड। सो अब जो एनवायरनमेंट वो सिमेट्रिक नहीं रहा सर, अब वो अनसिमेट्रिक हो गया। सो अनसिमेट्रिक एनवायरनमेंट तैयार होने से नाउ ड्यू टू द बैकवर्ड पुल acting on this cation, the speed of cation decreases, and that's why conductivity decreases. So asymmetric environment तैयार होने की वजह से हमारे कटायन की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन अभी अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, ऑन डाइल्यूशन,
तो डाइल्यूशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐड करोगे, सॉल्वेंट 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 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, और जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे तो डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो। अब अनायन कटायन को बैक साइड से खींच रहे हैं, मतलब कटायन को कैथोड के तरफ जाने से रोक रहे हैं। सर ये कटायंस और अनायंस के बीच का जो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वजह है कटायन की स्पीड कम करने के लिए। लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन करोगे तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आकर फंस जाएंगे कटायंस और अनायंस के बीच में। और यदि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कटायंस और अनायंस के बीच में अगर फिट होते हैं तो आप कहोगे कि सर अब कटायन अनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले की तरह नहीं रहा, अब कटायंस और अनायंस पहले की तरह नज़दीक नहीं रहे, वो दूर चले गए। और अनायंस अगर कटायन से दूर चले जाते तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब अनायन आपके कटायन को उतनी स्पीड से अपने तरफ खींचेगा नहीं, मतलब आपका कटायन पहले की तुलना में ज़्यादा स्पीड से कैथोड के तरफ माइग्रेट करेगा, क्योंकि खींचने वाले जो अनायंस है सॉल्वेंट बीच में आने की वजह से दूर भाग चुके हैं। अब खींचने वाले अनायंस उतना ज़्यादा नहीं खींच पा रहे हैं कटायंस को, एंड सिंस the quenching of solvent molecules between cations and anions, the interionic force of attraction decreases, and now the backward pull that was acting on the cation, that is decreases, and therefore the conductance now that cation can migrate with greater speed. So cation can migrate with greater speed, और स्पीड अगर बढ़ जाती है दोस्तों तो ऐसे केसेस में कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो रहा है कटायंस और अनायंस के बीच का, और इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से सर कटायंस को अब पहले की तरह अनायंस से खिंचाव नहीं मिल रहा है। अब कटायंस ज़्यादा ही तेजी से कैथोड की तरफ भागेगा, सो इट विल मूव विथ ग्रेटर स्पीड, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन स्पीड द कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस, and that is the explanation of asymmetric effect और relaxation effect। सर यहाँ पर जो इंटरेक्शन बताए थे आपने कटायंस और अनायंस के बीच में बताए थे। अब मैं सेकेंड जो इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको आप इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कह रहे हो, और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने कटायंस और अनायंस के बीच का इंटरेक्शन बताया, तो यहाँ पर अभी आप बताओगे कटायंस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन। सो कटायंस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन कैसे एक्सप्लेन करोगे, ध्यान से देखो यहाँ पर। अभी सर जब हमने डिसोल्यूशन किए, ऑन डिसोल्यूशन, सो डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कटायंस एंड अनायंस विल बी देयर। कटायंस अनायंस तैयार हुए, कटायंस अनायंस तैयार तो हुए सर, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन एक चीज ध्यान रखना कि इस कटायन के इर्द गिर्द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जमा होंगे। अब कटायंस के इर्द गिर्द अनायन नहीं जमा हो रहे हैं, सो देयर इज अ फील्ड ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अराउंड कटायन, and in the same way there is a field of solvent molecules around the anion। तो मैं एक कटायन को एक्सप्लेन करके चल रहा हूं, तो ये बन गई सर एक सिमेट्रिक फील्ड तैयार हो गई। सर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े ना आप लोग कि जब कभी कोई आयनिक कंपाउंड को आप या इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड को आप पानी में अगर डालते हो, सॉल्वेंट में डालते हो, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गैदर्ड और सराउंड दैट कटायन, और solvent molecule surrounds that anion in such a way opposite poles will be close to each other। so यहाँ पर कटायंस के इर्द गिर्द कौन जमा हो गए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जमा हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये तो शुरुआत की चीज, लेकिन जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, सो ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये रहा आपका कैथोड, ये रहा आपका एनोड, और अब आपके कैथोड के तरफ कौन भागने की कोशिश करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कटायंस। पॉजिटिवली चार्ज कटायंस भागने की कोशिश करेगा कैथोड के तरफ, तो उसी दौरान आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ये अपोजिट डायरेक्शन मतलब एनोड के तरफ भागने की कोशिश करेंगे।
सो सॉल्वेंट भाग रहे हैं एनोडिक कंपार्टमेंट के तरफ और कटायन भाग रहा है कैथोड के तरफ। मतलब यार दो चीजें हैं सर, एक तो जो कुछ भी इस कटायंस के ऊपर जो कुछ भी रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स किसकी बदौलत है सर, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो फ्रिक्शन तैयार कर रहे हैं सर उसको माइनस करना पड़ेगा। सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कटायन दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड विस्कोसिटी ड्रैग कहा जाता है उसको। जितना ज़्यादा आपकी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा वो कहाँ भागने की कोशिश करेंगे, एनोड के तरफ, और उतना ही ज़्यादा वो कटायंस को भी अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं सर। So whatever the resultant force acting on this cation, that will be the difference of electrical field minus viscosity drag. So sir ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एनोडिक कंपार्टमेंट के तरफ, कटायन कैथोडिक कंपार्टमेंट के तरफ, मतलब सर आसपास सिमिलर कंसेप्ट है। अनायन खींच रहे थे कटायंस को, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खींच रहे सर कटायंस को। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन एनोडिक कंपार्टमेंट, सो कटायन इज मूविंग टुवर्ड्स कैथोडिक कंपार्टमेंट। अगर आप अनायन को लेकर चलते तो अनायन भागता एनोड के तरफ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भागते कहाँ, कैथोड के तरफ। तो सर यहाँ पर जो कुछ भी आपके कटायन या अनायन के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है भागने का, रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड विस्कोसिटी ड्रैग। तो जितना ज़्यादा विस्कोसिटी ड्रैग रहेगा आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, आपके आयन के ऊपर उतना ही कम रिजल्टेंट फोर्स होगा। फॉर एग्जांपल यदि आपने 100 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, लेकिन 100 में से 100 की स्पीड से आपके कटायन भागना चाहिए था, लेकिन 100 में से उसकी स्पीड को कम करता है विस्कोसिटी ड्रैग 60 से, तो आपका कटायन कितनी तेजी से भागेगा, 40 की तेजी से। तो यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने की वजह से ये कटायन की जो स्पीड डिक्रीज हुई है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिक्रीज इन द स्पीड, तो O माइनस भाग रहा है एनोड के तरफ, सो डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ कटायन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयोनिक एटमॉस्फेयर इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से ऐसे हो रहा है। सो जैसे ही आप लोग अभी ऑन डाइल्यूशन, जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने के बाद दोस्तों अब इस सॉल्वेंट के, इस आयन के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है विस्कोसिटी ड्रैग, अब वो विस्कोसिटी ड्रैग कम हो जाएगा। पहले 60 था तो अब बन जाएगा सर 30, मतलब 100 माइनस 30, अब 70 की स्पीड से आपका कटायन कैथोड के तरफ भागता है। सो ऑन डाइल्यूशन द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ कटायन और ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ अनायन दैट डिक्रीजेस, and on dilution this obstruction decreases and now this cation can move with a greater speed, and since on dilution cation is moving with greater speed, definitely their conductance will also increases. So in this way Debye, Huckel and Onsager theory explain why the conduction of strong electrolyte increases on dilution even though there is no change in the number of ions, and that increase in the conductance of strong electrolyte was explained by Debye, Huckel and Onsager by using the two theories, and first theory is that is asymmetric effect and second is इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं रुकूंगा डेबी हकेल थ्योरी तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओनसागर इक्वेशन क्या है, मतलब ये जो विस्कोसिटी ड्रैग वगैरह आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली एक टर्म आएगी, लैम्बडा इन्फिनिटी या लैम्बडा सी की टर्म आएगी, तो उनके बीच का रिलेशन क्या है सर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो बाय ओनसागर इक्वेशन। अगर आपको क्वेश्चन रहता है 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द डेबी हकेल ओनसागर थ्योरी। सो ये चीज लिखना पड़ेगा आपको, असिमेट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, या फिर प्लेन क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन इन डिटेल asymmetric effect and electrophoretic effect for 5 marks. So Arrhenius theory of ionization, Ostwald dilution law, limitation of Arrhenius theory of ionization,
डेबियाकेल थ्योरी में असिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. Sir, these are the two most important question for 5 mark. So today I stop here. Thank you so much.